पाकिस्तान की उम्र इस वक्त तक कोई 70 साल के लगभग हुई है। 1947 में ये बना हुआ है पाकिस्तान, और एक दिन हिंदुस्तान की उससे भी कम है कि वो 15 में बना हुआ है, 14 में पाकिस्तान बना हुआ है। कश्मीर की जो तारीख है ये 4,500 साल पुरानी है। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। और कश्मीरों की हिस्ट्री हमने बड़ी सुनी है, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अल्फाज में। लेकिन आज एक कश्मीरी से कश्मीरियों की हिस्ट्री सुनेंगे जो कि ओरिजिनल है, हकीकत है, वो आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? जी शेख मंसूर। ये सर क्या हिस्ट्री बता जो है ओरिजिनल हिस्ट्री आपके इल्म में कश्मीरियों की, उसके बारे में हमें बताएं ताकि हम बता सकें। हमने तो किताबी हिस्ट्री पढ़ी हुई है जी। तारीख कश्मीर एक अलग तारीख है। पाकिस्तान की उम्र इस वक्त तक कोई 70 साल के लगभग हुई है। 1947 में ये बना हुआ है पाकिस्तान, और एक दिन हिंदुस्तान की उससे भी कम है कि वो 15 में बना हुआ है, 14 में पाकिस्तान बना हुआ है। कश्मीर की जो तारीख है ये 4,500 साल पुरानी है। जब 2426 में बाकायदा कश्मीर के अंदर मुस्लिम हुकूमत कायम हो चुकी थी बरसगीर के अंदर। जो कश्मीर का शुरू से तलक है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैश एक देव था, मीऊ परी थी कश्मीर, उससे बिगड़ के ये कश्मीर बना। कैश और मीऊ को बारामूला में उतारा था। बारामूला में एक झील थी कि झील को काटो और यहाँ पे आबादी शुरू करो। सबसे पहले उनकी आबादी शुरू हुई थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और ये दो बातें आती हैं, एक आती है कि अपने बेटे और बहू को उतार दिया था। बेटा जो था वो था कैश और जो बहू थी वो मीऊ थी, उन दोनों को उतारा था। उनकी आबादी बारामूला से शुरू हुई। दाएं बाएं की मुस्लिम नहीं थे। दाएं बाएं के जो मुस्लिम है ये 7वीं सदी में शुरू हुए हैं, जब मोहम्मद कासिम दाखिल हुआ था सिंध के अंदर। तो ये इसकी हुकूमत चिकवाल और सरगोदा तक थी। कश्मीर एक सुपर पावर मुल्क था, तो इसमें मुस्लिम हुकूमत काफ़ी मजबूत थी। 14वीं सदी में मुगलिया जब हिंदुस्तान पे मुगलिया हुकूमत थी हिंद पे, तो मुगलियों ने भी 14-15 हमले किए कश्मीर में दाखिल होने के लिए, लेकिन नाकाम हो चुके थे। जब मुगलिया हुकूमत कमज़ोर होती गई तो चकों के साथ रिश्तेदारी थी मुगलियों की। मुगलिया कहा जाता है मुगलियों से आने वालों को। मुगलों में सबसे पहला ज़हीरुद्दीन बाबर था, जिसकी माँ ईसाई और बाप यहूदी था। ये मुगली नस्ल के थे। तो उस वक़्त 3 कश्मीरी अकबर बादशाह के पास गए थे, हिंद में गए थे मजबूर होके, कि इतने कमज़ोर हो चुके थे मुगलिया के उनके रिश्तेदार जो थे चक थे। चक अपनी बेटी दे के हुकूमत में घुसते थे। चकों के बड़े बड़े पाँव थे, वो ज़राअत के लिए मजबूत थे, और कोई काम हुकूमत का उनके वस की बात नहीं थी। जब वो उन्होंने ज़्यादा कब्जा कर लिया तो वो शिया बन गए। उन्हें काजी मूसा से कहा, वो उस वक्त लाल मस्जिद बना रहा था श्रीनगर की 14वीं सदी में, कि तू फतवा दे दे कि बाकी मजहब बातिल हैं, एक ही मजहब है जो शिया है, ये सच्चा मजहब है। उसने कहा मैं ये फतवा नहीं दे सकता। वो सरकारी काजी था, उसके इतना कहना था, उसका ये कसूर करार दिया गया। काजी मूसा को वहाँ से गिरफ्तार किया और मारना शुरू किया। डंडों से मारते मारते जब वो मर गया तो उसकी सज़ा फिर भी ख़त्म नहीं। हाथी की दुम के साथ उसकी लाश को घसीटते हुए पूरे शहर का चक्कर लगाया गया, और हाथी को उसके दरवाजे पे जब पहुँचाया गया तो उसकी माँ बाहर निकली। काजी मूसा की माँ बाहर निकली और माँ ने अपने सर से दुपट्टा उतार के दुआ की, शुक्र मेरे अल्लाह, मेरा बेटा राय हक पे गया हुआ है, मेरे बेटे ने गलत फतवा नहीं दिया है। उस वक्त 4 कश्मीरी गए अकबर बादशाह के पास कि जनाब हमें इन लोगों से निजात ली जाए, चकों से, चक जो हमारे ऊपर कब्जा कर चुके हैं, और ये शिया हैं और दूसरे इंसानों को मुसलमान, दूसरे कायद को मुसलमान सबर नहीं करते हैं। मारपीट शुरू कर दी इनने। अकबर साहब आ गए जी, उन्हें मुल्क में बड़े काफ़ी तरक्की की। दरख्त लगाए कश्मीर के अंदर, सेबों के लगाए, अंगूरों के लगाए। एक बेटी चकों की खुद कर ली, दूसरी अपने बेटे को करा ली, तीसरी दूसरी बेटे को करा ली। अकबर बादशाह का नाम अकबर नहीं था बल्कि शहजादा सलीम था। ये बाप ने पहले किया हुआ था। बाप के मरने के बाद ये मुल्क में कब्जा कर चुका था और मजबूत बादशाह था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद कश्मीर हिंदुस्तान के दाएं बाएं का एक ऐसा बन गया। 1947 में कश्मीर का पूरा जो रकबा था वो कहाँ तक फैला हुआ था? कश्मीर 3 सूबों पे है या 3 रियासतों पे है। 3 सूबे भी कहा जाता है, 3 रियासतें भी कहा जाता है। सूबा जम्मू, सूबा लद्दाख, सूबा कश्मीर। कश्मीर जो सूबा कश्मीर है या वादी कश्मीर, तो वादी कश्मीर कहा जाता है। वादी के जो हिस्से थे उस वक़्त के, यानी ये 1800 पहले थे, 18वीं सदी से पहले के, उनकी हुकूमत जो थी ये कश्मीरियों की ये थी चिकवाल और सरगोदा तक। ये जम्मू था उस वक़्त। सूबा कश्मीर, कश्मीर की जो वादी थी ये अटक से इस तरफ कश्मीर था
अटक पुल से इस तरह ये बनने लगा हो, तो वहाँ से आगे उस वक्त काबुल के कुछ जैसे भी जो इलाके थे, अभी पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, तो इस तरफ वो कश्मीर था जिसमें मरी, एबटाबाद, हज़ारा डिवीजन, ये सब वादी के ऐसे थे। और जो जम्मू था जो हमारे पास इस वक्त है वो लाहौर है, सियालकोट है, इंडिया के पास पठानकोट है, ये अंदरूनी सिंध तक जाता था। सरगोदा चकवाल बाकायदा हुकूमत बन चुकी थी। सही। और जो लद्दाख था, सूबा लद्दाख, उसमें इंडिया ने करगिल के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये हमारा इलाका है। और ये शुमाली जो इलाका जात हैं ये करगिल के दाएं बाएं के जो इलाके सूबा लद्दाख है। जो सूबा जम्मू था इसकी बात हो चुकी है आपसे, ये लाहौर सियालकोट के इलाके, सरगोदा और जम्मू, ये जम्मू के इलाके हैं चकवाल तक। तो आस्ता आस्ता इसकी तारीख ख़त्म होती गई। अब कुछ तो इंडिया ने कब्जा कर चुका है, 2 सूबे हैं और कुछ पाकिस्तान के पास है ऐसा। 2 सूबे हैं, ये तो पाकिस्तान तो हमारा अपना मुल्क है। लेकिन जो चाइना के पास ये सूबे है यांगयूंग और बीजिंग, ये 2 सूबे हैं। ये 2 सूबे चाइना के पास ये कैसे गया? चाइना के पास ये तो एक लंबी तारीख होती है। ये उस वक्त तो अयूब खान थे और फौज ने उस वक्त निशानदेही की थी, जिसमें 5500 मुरबा किलोमीटर इलाका भी कुछ मुतनाज़ा था जो और चाइना के पास चला गया। इसका मतलब है कि अयूब खान के दौर में कश्मीर का 5,500 मुरबा फीट का जो इलाका था वो चाइना को सेल कर दिया गया, कहा जाए। सेल के वाले तो ये तो तारीख किसी के अंदर नहीं आया, लेकिन चाइना को ये दे दिया गया या लिख दिया गया कि ये चाइना के हिस्से हैं, ये चाइना के थे। कुछ ना कुछ लिया हो गया होगा। जी बस तो लेन देन में कुछ ना कुछ हो चाइना के पास चला गया, जिसमें यांगयूंग है और बीजिंग है, ये दोनों सूबे जिसमें कैपिटल है चाइना का, कश्मीर का, ये कश्मीर के हिस्से हैं ये। आगे आप और क्या पूछना चाहते हैं? बस जी मैं यही तारीख ही पूछना चाह रहा था कश्मीरियों की, कि कश्मीरियों की तारीख क्या। बाकी जो शुरू से तारीख थी, हाँ, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास जो इलाके हैं इस वक्त, तो इन इलाकों में इस्लाम बहुत लेट आया हुआ है। ये तो आया मोहम्मद कासिम के साथ 712 में शुरू हो गए थे। शुरू से काफिले आ चुके थे। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली मुसलमान होने वाली औरत है जिसका नाम नजमी था, और दूसरी औरत भी औरत है, दूसरी मुसलमान भी औरत है। जैसे मज़हब इस्लाम के अंदर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली औरत है, इस तरह हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली भी औरत है। यानी बड़े सगीर की अंदर बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में ना बड़े सगीर की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल हैं। जिस वक्त अरबी तिजारत कर रहे थे किश्तियों और लांचों के ऊपर, तो वो घोड़े ला के सिंध में फरोख्त करते थे। उस वक्त कराची का नाम देवल था। उस वक्त राजा हिंदू राजे थे, उनकी हुकूमत थी, उनके ऊपर तो कुछ हमले भी वो कर चुके थे मरवान हुकूमत के अंदर। उस वक्त तो मुस्लिम हुकूमत वलीद बिन मलक की थी, 5-7 हमले किए थे लेकिन नाकाम हो चुके थे। तो 712 के दाएं बाएं में कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, यानी 2-4 साल पहले, एक अरबी आया, वो घोड़े फरोख्त कर रहा था हिंद में ला के। अपना घोड़ा भी साथ लाया करता था, उसके ऊपर विजिट करता था, वो अपना घोड़ा वापस ले जाता था, बाकी घोड़े अरबी घोड़े फरोख्त करता था वो कराची में या सिंध में। उस वक्त सिंध का नाम देवल था और कराची को भी देवल कहा जाता था। तो उस वक्त जो गवर्नर था वहां का, तो गवर्नर की लड़की को घोड़ा पसंद आया अरबी का, तो अरबी ने कहा ये घोड़ा किसी दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इसकी सेल के बारे में आप जन से निकाल। उसने कहा मैं इसे लूंगी। उसने कहा तू काबू ही नहीं कर सकेगी। उसने कहा मैं काबू कर लूंगी। उसने कहा काबू कर लिया, ये तेरा है, फिर मैं उसे करूंगा क्या। वो घोड़े के ऊपर बैठी, घोड़े को काबू किया, चंद मिनट के बाद घोड़ा खाली वापस आ गया। जो अरबी था वो समझ चुका था कि घोड़ा वापस आ गया, शायद लड़की को इसने गिरा दिया हुआ है। तो वापस घोड़े के ऊपर बैठा था, उसने घोड़ा भगाना शुरू किया। जब वो एक पहाड़ी इलाके में जाके पहुंचा, रेगिस्तान था वो, रेगिस्तान के अंदर वो औरत गिरी हुई थी। उसके 8 फुट के फासले पे एक हाइदा था, वो उसकी तरफ रेंग रहा था, लेकिन उस करने की वजह से, सांस पीछे वजह से उसके बाल भी हिल रहे थे औरत के, और अभी तक दूर था। अभी ने घोड़े से अपनी तलवार को फेंका तो जो कि हिदा के गले में लगा, जी हज़दाक गले में लगा, हिदा कट गया। औरत को उठाया, घोड़े पे वापस लाया। अब शार्ट बात करते हुए कि आखिर पे सरबी की उसके साथ शादी हो गई। वो 1 या 2 रातें या 3 दिन, कुछ दिन रहा वो खातून के पास, निकाह हो गया उसका, औरत मुसलमान हो गई। तो वो वापस आया, तो आते हुए रास्ते में राजा ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अब 18 साल गुजर चुके हैं, अरबी तलाश कर रहे हैं। तो अरबी का एक भतीजा था, उसका नाम खालिद था। वो तलाश करते करते पहुंचा तो इत्तला मिली कि कुछ 2 औरतें मुस्लिम हैं यहाँ पे। बेटी अब वो रात को जो यहाँ पे निकाह उसने किया था, वो रहा था, वो 18 साल गुजर चुके थे। अब लड़की 18 साल की हो चुकी थी। वो अपनी चाची की भी और अपनी कज़न को भी लेकर जा रहा था, तो वो रास्ते में वो भी गिरफ्तार कर लिया गया।
खालिद भी। लड़की वहां से भागी देवल से, किसी झाड़ी में घुस गई। उसने उस वक्त खत लिखा, एक डाकू को खत दिया कि डाकू का नाम गोंगलू था, कि ये खत सुना है कि मुसलमान कौम कोई ताकतवर है, उसको ये खत पहुंचा दो। उस खत लिखा हुआ था, वो अपनी उंगली काटी और एक सफ़ेद कपड़े पे उसने लिखा कि मैं इंतज़ार करती हूँ, मैंने सुना है मेरी कौम में एक मुसलमान हूँ, इस वक्त मेरी दाएं पसली से तीर गुजर के बाएं पसली में क्रॉस कर चुका है और बीच में फंसा हुआ है, शायद कल तक मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगी, तो मुमकिन हो सकता है मेरी इमदाद करना। और इस वक्त मुसलमान भी कुछ 2-3 हैं वो गिरफ्तार हैं, राजा ने गिरफ्तार किए उन्हें। तो जब वो खत पहुँचता है, उस वक्त गवर्नर था, जो मुस्लिम गवर्नर था वो हज्जाज भाई यूसुफ था, वो याश किस्म का शराबी गवर्नर था। अल्लाह का करना है कि उसी वक्त मोहम्मद कासम, जिसका नाम था अमादुद्दीन, ये तखलस था मोहम्मद कासम, वो पहुंचता है कैपिटल के अंदर, बगदाद के अंदर। उस वक्त ये खत भी पहुंचता है, उसने खत एक तरफ फेंका तो मोहम्मद कासम ने खत उठा के पढ़ा। मोहम्मद बिन कासम की इस वक्त तो एज जो थी वो 17 साल थी। उन्होंने कहा हम हिंद के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, पहले भी हम नाकाम हो चुके हैं, इस वक्त हमारा यूरोप का भी मार्च खोला हुआ है, तो हम 3 मार्च नहीं खोल सकते हैं, इस वक्त 2 मार्च पहले खोले हुए हैं यूरोप के साथ। उसने कहा ऐसा करते हैं कि मैं जो लोग नाराज इस वक्त बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करके मैं कुछ आदमी बना लूंगा, इस और की हमने इमदाद करनी है। आगे लंबी तारीख शुरू जाती है, मैं शार्ट बात करता हूँ कि वो 1300 लोग वहाँ से लिए, उसने तकरीरें मुख्तलिफ की, कोई लोग उसके साथ मिल गए, जगह जगह वो घोड़े लेता रहा, तलाश करता रहा लोगों को, वो बातें करता रहा कि इस वक्त एक औरत गिरफ्तार है, मुस्लिम औरत है, मुस्लिम लोंडी है। मामूली सा कोई मुकाबला कोटा बलूचिस्तान की बॉर्डर पे हुआ, तो वो आसानी से अंदर दाखिल हो गया। तो 7 दिनों के अंदर उसने 1 लाख मुसलमान, हिंदू मुसलमान हो चुके थे, उसको देख के उसने मामूली कोई खून खराबा नहीं हुआ, वो मुल्तान तक पहुंच चुका था मोहम्मद कासम। उस यानी मोहम्मद कासम के आते हुए इसके बाद लोगों की तबलीगी निज़ाम शुरू हो चुका था, तबलीग करने की। इसका मतलब सही तरह इस्लाम फैला जो है वो इस इलाके में, वो मोहम्मद कासम के साथ साथ उस वक्त तबलीगी लोग शुरू हो गए, दावत देने वाले। इसी तरह उस वक्त जो रास्ता था चाइना की तरफ तबलीग करने का, सहाबा किराम के वक्त में, इस वक्त 3 कब्रें सलखला के मुकाम पे हैं, सहाबा किराम की 3 कब्रें हैं, और 3 कब्रें जींग के मुकाम पे हैं, जिनमें से एक कब्र मूसा इस्लाम के वक्त की भी है। ये जींग देवनिया से समुद्रा के सामने उस तरफ वो कब्रें हैं, जिनमें से 2 कब्रें, 3 कब्रें सलखला, ये सामने शाकोट है, अठमकाम के दाएं बाएं हैं, तो दरिया से उस तरफ वो बाकायदा कब्रें हैं, क्योंकि उनका जो रुख है वो खाना काबा से हट के है। उस वक्त काबा जो था बैतुल मुक़द्दस था, उनका यानी उनके कब्रों का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। वो सहाबा किराम की कब्रें सलखला में भी हैं, मौजूद हैं। सही जी, अभी भी मौजूद है। हाँ, इस वक्त भी कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया कि कश्मीर जो 2 लफ्जों से बोला है, कैश और मीर से, कैश और मीर, क्या उनकी कब्रें भी यहाँ पे कहीं हैं? कश्मीर के वो तो बारामूला में थे, बारामूला तो इस वक्त इंडिया के अंदर है। अच्छा अच्छा जी, वो इंडिया के अंदर है। हम इस तरफ की बात करते हैं नीलम वैली की, जिसे द्रवा कहा जाता, द्रवा से बुजुर्ग होते हैं, ये अब नीलम वैली बन गया है। सही जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आपका टाइम देने का, बहुत मेहरबानी आपकी जी। ये हिस्ट्री है जी कश्मीर की, जो आप तक हमने पहुंचाई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।